हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? मस्त, एकदम बढ़िया। चलिए, देखो, आज आपको जो मेरी आप पहले से क्लासेस देखते आ रहे हैं ना, तो आपको हल्का हल्का मजा आने लगा होगा इन क्लासेस में। मैं आपको यकीन बता रहा हूं कि आप जितना भी ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक पेड कोर्स है जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहा हूँ। कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस पेड कोर्स को नहीं ले पाते। समझ रहे हो? अलग अलग टीचरों के जो पेड कोर्स है उनको नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उसी के अपोज में, ऐसा नहीं है कि अपन उनका अपोज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा मानना यह है कि जो बच्चे पेड में नहीं खरीद पा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई की वजह से आपका कहीं भी पढ़ाई की वजह से आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, या पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई रुक रही है, ये चीज भी गलत हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो आज हम रेजिस्टेंस की सेकंड क्लास लेके आए हैं दोस्तों, बिल्कुल एनर्जेटिक होके। आपको आज मजा आएगा क्योंकि आज आप जितना डाटा पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं। जैसे कुछ लोगों के मन में ये आएगी कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, ये जो हम आपकी क्लासेस देख रहे हैं उसका नोट्स कैसे बनाएं। आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीका बता देता हूं। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, इस बोर्ड के लिए मैं 1 सेकंड के लिए ऐसे पूरा खाली छोड़ दिया करूंगा, ठीक है? जब ये वीडियो है वहां पे आप इस बोर्ड की वैल्यू की पूरी आप एक क्या कर लिया करें, एक स्क्रीन शॉट ले लें। क्या ले लें दोस्तों? स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट लेने के बाद क्या करेंगे, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ओकाइन स्कैनर से भी आप कर सकते हैं, या और भी एप्लीकेशन आते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट निकलवा लें। तो आपको लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ लिखी हुई है। अब बस आपको सीधे लेक्चर देखना है और समझना है, बस हो जाएगा इतना। अच्छा, जिन जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, या जिनको बहुत अच्छे से पहले से चीजें काफी डेप्थ में आती हैं और अच्छी नॉलेज है, अगर वो मेरी क्लास इस टाइप की अभी जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा। आप मेरी क्लास या तो 1.5 की स्पीड पे देखें या 2x की स्पीड पे देखें। आप नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखें। नॉर्मल स्पीड पे केवल वही बच्चे देखें जो इनिशियली सीख रहे हैं चीजों को। जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे मेरी क्लास का, तो आप इसको 2x स्पीड पे देखेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात मेरी समझ में आई? है ना? जो होशियार बच्चे हैं, जो ऑलरेडी काफी टाइम एग्जाम दे चुके हैं, कई लोगों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप कुछ ना करें। अगर आपको रिवाइज करने की जब भी कभी इच्छा हो, तो आप किताबें सब साइड में रख दें। आप मेरी क्लासेस को 2x स्पीड पे लगाएं, और 2x स्पीड में कान में लीड लगाएं और दनादन केवल देखते हैं। आपके दिमाग में पूरा का पूरा डाटा मैं डाउनलोड कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, अभी एक्चुअलिटी में जो पिछली क्लास मैंने रेजिस्टेंस की पढ़ाई थी, तो वहां मैंने रेजिस्टेंस के टाइप स्टार्ट करे थे, जिसमें आपने कार्बन टाइप रजिस्टर पढ़ा था, वायर बाउंड टाइप रजिस्टर पढ़ा था। अब उसके आगे के टाइप के रजिस्टर्स हैं जो आप अच्छे से क्लियर करेंगे, और इस रेजिस्टेंस के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब हम आज में जिस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है थर्मिस्टर। एक्चुअलिटी में थर्मिस्टर होता क्या है? तो थर्मिस्टर को हम पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे। तो थर्मिस्टर बना होता है थर्मल प्लस रजिस्टर। थर्मल क्या चीज होती है दोस्तों? थर्मल जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा हीट के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? हीट के लिए। और रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? रेजिस्टेंस हमेशा धारा का विरोध करता है या करंट का अपोज करता है। ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको इस थर्मिस्टर को मैंने तोड़ के बताया कि दैट इज मेड ऑफ थर्मल प्लस रजिस्टर। मतलब कि थर्मल प्लस रजिस्टर, इसी से मिलके क्या बना है? थर्मिस्टर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर के साथ या तापमान के साथ छेड़ाखानी करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी वेरिएशन आ जाएंगे या परिवर्तित होने लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब भी आपके दिमाग में कभी भी आप क्वेश्चंस दे रहे हो या टेस्ट लगा रहे हो, वहां आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जब भी थर्मिस्टर की बात आए, तो एकदम से आपको दिमाग में मेरी बात क्लिक करेगी। थर्मिस्टर मतलब थर्मल प्लस रजिस्टर, कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर से कनेक्टिविटी है। और टेम्परेचर से कनेक्टिविटी है, तो इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि अब मैं इसको और आगे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, इसके बाद पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट है, धातु के ऑक्साइड के बने होते हैं। एक्चुअलिटी में ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये धातु के ऑक्साइड के बने होते हैं। धातु के ऑक्साइड, जैसे धातु केमिस्ट्री में अगर मैं चला जाऊं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जैसे कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना?
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमिना ऑक्साइड। ये बात समझ में आई? धातु और ऑक्सीजन को मिलने के बाद ऑक्साइड बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये किसके बने होते हैं? धातु के ऑक्साइड के बने होते हैं, जिसमें ये निकिल, कॉपर, यूरेका या मैग्नीन के बने होते हैं। किन किन चीजों के बने होते हैं? या तो ये निकिल का बना होगा, या कॉपर का, निकिल के ऑक्साइड का, कॉपर के ऑक्साइड का, यूरेका का या मैग्नीन का। ये बात समझ में आई? मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि मैग्नीन का हम उपयोग कहां करते हैं और क्यों करते हैं। मैग्नीन का रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीन बहुत कम इफेक्ट करता है टेम्परेचर से। ये बात समझ में आई? लेकिन ये रेजिस्टेंस तो खुद ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है, इसकी वैल्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं बता रहा हूं, अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं। ये फिर मैंने बगल से लिखा एनटीसी। एनटीसी क्या होता है? एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या हम किसी भी वस्तु का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? रेजिस्टेंस की वैल्यू गिरने लगती है। ज्यादातर होता क्या है कि जब हम किसी भी मेटल, इसीलिए हम इसको क्या बना रहे हैं? मेटल के ऑक्साइड के। अगर ये प्योर मेटल के अगर ये बने होते तो पता है क्या होता? प्योर मेटल के अगर ये बने होते तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती। तो हम इस चीज को फिर हम क्या बोल देते? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी कम होगी, और इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पेपर में क्वेश्चन जो सीधे सीधे जेई में पूछा जाता है कि थर्मिस्टर कैसा है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये थ्योरी समझा दी है। अगला पॉइंट क्या है? आर का मान कम होगा और वोल्टेज कम होगी। इस बात, ये जो लाइन लिखी है ना, आर की वैल्यू कम और वोल्टेज कम, मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये हमेशा कम वैल्यू के बनाए जाते हैं। जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस टाइप की वैल्यू के बनाए जाते हैं। और इनकी जो वोल्टेज क्षमता है वो भी कम रखी जाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, इस लाइन का मतलब समझ में आया। आर का मान कम का मतलब ये है कि यहाँ लो वैल्यू के और लो वोल्टेज के, मतलब कम ओम मान के और कम वाटेज क्षमता के ये बनाए जाते हैं। अगर ये कम वोल्टेज क्षमता के बनाए जाते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, जिसका डायमीटर कम होगा उसकी वाटेज क्षमता भी कम होगी। जिसका डायमीटर या व्यास कम करेंगे तो उसकी वोल्टेज क्षमता भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका साइज गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज गिर जाएगा। और साइज अगर उसका कम हो गया तो वो सर्किट में बहुत ही छोटी जगह स्टेबलाइज किए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से सर्किट होते हैं जहां हम इसका उपयोग करते हैं? वो सर्किट होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि आपके मोबाइल का सर्किट। ये बात समझ में आई? जैसे कि आपके टीवी का सर्किट, जैसे कि आपके चार्जर का सर्किट। ये सारे के सारी डिवाइसें छोटी छोटी होती हैं, और इसके अंदर जो सर्किट प्लेट लगी होती है वो भी बहुत छोटी होती है। इसलिए इसमें थर्मिस्टर टाइप के रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, ये लिखा हुआ है इसमें लास्ट पॉइंट में कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? किन किन से मिलकर बनते हैं? नाइक्रोम, निकिल, कॉपर, यूरेका या मैग्नीन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम अगले रेजिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों, वो है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या है दोस्तों? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, या इसको बोलते हैं वेरिस्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिस्टर। एक मिनट में जरा पानी पी लूं, प्यास लग रही है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या वेरिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स क्या होता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू जब वोल्टेज पे डिपेंड करने लगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना या घटना, रेजिस्टेंस के मान का परिवर्तित होना, यदि विभव पे डिपेंड करें, वोल्टेज पे डिपेंड करें, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम अगली बात करते हैं। ये बोल रहा है कि आर की वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो ये पहला पॉइंट तो आपको एकदम से क्लियर करा दिया मैंने। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी उल्टा सिस्टम चल रहा है कि मैं यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहा हूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। यदि मैं वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई?
तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे याद रखने की क्या चीज है, वो ऐसे पूछेगा बैरिस्टर में, किसी भी बैरिस्टर में या किसी भी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर में यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आर के साथ क्या होगा, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन सीधे जेई, एई, आईटीआई और सब इंजीनियर में डायरेक्टली आते हैं। और ये आपको छोटी छोटी थ्योरी अगर क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चंस को टिक कर पाएंगे और अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ सीधे सीधे पता है कि भाई वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है ना, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जो तुम पे डिपेंड करेगा, जो तुम पे डिपेंड करेगा तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना, तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं वो आपको हमेशा, जब आप बढ़े तो सामने वाला अपने आप छोटा हो, यही तो आप चाहते हैं कि आप ऊंचे हो जाएंगे तो सामने वाला अपने आप नीचा हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है कि वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, जब आप छोटे हो जाएंगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए दूसरा, इसमें क्या दिया है, ये पावर सर्किट में यूज होते हैं और टीवी में यूज होते हैं। पावर सर्किट, अब आप बात ये आ जाती है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा, यार अभी आपने बताया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अब ये आ गया पावर सर्किट। भैया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पावर सर्किट में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको मैं आज क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि इनमें साइज का डिफरेंस होता है। भाई वो बात तो 100% सही है, वो तो किसी ने उस बात को गलत नहीं बोला, या वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसको दूसरा हम तरीके से समझ सकते हैं। पावर सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज, जो इंडिया में चल रही है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में होती है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या होंगे, साइज में छोटे हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सिमेट्रिकल, जब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर सिमेट्रिकल होता है, सममित प्रकार का होता है, तो ये कार्बाइड पाउडर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, सिमेट्रिकल के केस में ये किसके बने होते हैं, कार्बाइड पाउडर के। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एसिमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं असम्मित, और सिमेट्रिकल को बोलते हैं सम्मित, है ना। एसिमेट्रिकल होता है तो ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर के, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धचालक। समझ गए, सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो ये किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं जब ये एसिमेट्रिकल टाइप में होते हैं। तो क्या ये आपको वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुए। क्या मैं अब आगे चल सकता हूं दोस्तों। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब अगला रेजिस्टेंस है जिसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। भैया इससे पहले वाला वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था, उसकी जो हलचल है, मतलब इससे पहले वाला जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज के परिवर्तन के मान पर डिपेंड कर रही है। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाई लाइट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए तो हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करता है, यदि लाइट को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। क्या बोल रहा है ये इसमें भी उल्टा सिस्टम चल रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ लाइट को बढ़ा रहे हैं तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर हो चाहे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो, जब भी हम चाहे वोल्टेज और लाइट इन दोनों को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एनटीसी लिखा है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली कंडीशन दिखाई देती है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, मैंने कितने अच्छे तरीके से ये चीजें समझाई। चलिए अब अपन और आगे चलते हैं। अब मैं आगे की क्लास में बता रहा हूं कि अगर आगे के पॉइंट पे अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं तो लाइट की वैल्यू मुझे कम करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ये किसके बने होते हैं। ये सेलेनियम के बने होते हैं, कैडमियम सल्फाइड के बने होते हैं, लेड सल्फाइड के बने होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है। किस किस के बने होते हैं, या तो ये सेलेनियम के बने होंगे, या कैडमियम सल्फाइड के बने होंगे, या लेड सल्फाइड के बने होंगे। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं वोल्टेज डिपेंडेंट की बात कर रही थी तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर किससे मिलके बना था, आपको कुछ याद है थोड़ा सा। मैंने बताया था कि अगर एसिमेट्रिकल है तो किसका बनेगा, सिमेट्रिकल है तो किसका बनेगा। देख लो अभी एक बार आपके सामने है। सिमेट्रिकल है तो कार्बाइड पाउडर का बनेगा, एसिमेट्रिकल है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स में आप देखेंगे तो कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड या सेलेनियम के बने होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम अगले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। हो सकता है यहाँ पे आपको हल्की सी
इस वाले एरिया में आपको चमक दिखाई दे रही हो, लेकिन ये लिखा है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। क्या लिखा है दोस्तों? मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। ये जो मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है ना, मेटल फिल्म का मतलब ये होता है धातु की परत, धातु की परत का बना होता है। ये वाले जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादातर कार्बन रेजिस्टेंस के जैसे ही होते हैं, जैसे कि आपने पहले वाले क्लास में जब आपने पढ़ा था कार्बन टाइप रेजिस्टर्स और बाउंड टाइप रेजिस्टर्स, वायर बाउंड टाइप, तो ये भी कार्बन टाइप रेजिस्टर्स ही होते हैं। मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं, निकेल क्रोमियम की फिल्म के बने होते हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड के बने होते हैं। और जो निकेल क्रोमियम होता है, क्या होता है दोस्तों? निकेल क्रोमियम। तो निकेल क्रोमियम की पतली सी एक पन्नी होती है, निकेल क्रोमियम की क्या होती है? पतली सी पन्नी होती है, ये उसके बने होते हैं। ये बात समझ में आई? ये कहाँ यूज होते हैं? ये दोलेत्र में यूज होते हैं। दोलेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब क्या है, हम आगे की क्लासेस में पढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से ऑसिलेटर क्लियर करूंगा। ऑसिलेटर एक्चुअली में देखा जाए वो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड राइट और लेफ्ट में मूव करता है, उसी चीज को हम ऑसिलेशन बोलते हैं, हिंदी में दोलित्र बोलते हैं, है ना। सस्ते और अच्छे होते हैं ये, है ना, इजीली उपलब्ध हो जाते हैं और जल्दी मिल जाते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगला रेजिस्टेंस आपका है वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या चीज होती है भाई? यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से चेंज कर सकते हैं, मतलब रियोस्टेट ज्यादातर हम प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, वो करते हैं रियोस्टेट का, रियोस्टेट यूज करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत ही आसान होता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, ये कहां यूज होते हैं रियोस्टेट? भैया लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में यूज होते हैं। जैसे जो लोग बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो वहां एक रियोस्टेट रखा होता है जिसमें ऐसे सरकाते हैं, आपको ध्यान होगा, ऐसे सरका के जो आगे पीछे सरकाया जाता है, उसमें एक रॉड होती है, उसको सरकाया जाता है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कराया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? इनकी वोल्टेज क्षमता मैक्सिमम, मतलब ज्यादा वोल्टेज क्षमता के बनाए जाते हैं हमेशा। रियोस्टेट हमेशा किसके बनाए जाते हैं? ज्यादा वोल्टेज क्षमता के। लेकिन जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स जो है या थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर को हम देखेंगे तो ये कम वोल्टेज क्षमता का बनाया जाता है, ये ज्यादा वोल्टेज क्षमता के बनाए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं अगला समझाने जा रहा हूं, पोटेंशियोमीटर। देखो दोस्तों, पोटेंशियोमीटर को समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर एक्चुअलिटी में सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप जितने भी एई जेई के एग्जाम दे लेते हैं या सब इंजीनियर का एग्जाम देंगे, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे ना टेक्निकल का, तो पोटेंशियोमीटर से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया और जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चंस पूछा गया कि पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं। भाई ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। अब कुछ लोग 2 लगा देंगे, कुछ लोग 3 लगा देंगे। 2 इसलिए लगा देंगे, उनके दिमाग में रेजिस्टेंस आएगा तो 2 पॉइंट होंगे, तो 2 पॉइंट लगा देंगे, 2 टर्मिनल। भाई इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। ये किसका बना होता है? कार्बन का, है ना। और वेरिएबल, कार्बन का वेरिएबल, आपने जब कार्बन टाइप रजिस्टर पढ़े था तो उसमें 2 टाइप के पढ़े थे, एक कार्बन का फिक्स टाइप में और एक कार्बन का वेरिएबल टाइप में। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है कार्बन का वेरिएबल टाइप वाला रजिस्टर है, ठीक है। ये रेडियो रिसीवर में उपयोग करते हैं और ट्यून करेक्ट कंट्रोल में। रेडियो रिसीवर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सिग्नल को भेजते हैं तो वो ट्रांसमीटर से भेजते हैं और उसमें रेडियो रिसीव करता है। तो रेडियो जिस हम पहले आज से कुछ टाइम पहले आप वो लेके चलते थे रेडियो, जिसमें रेडियो सुनते हैं, आज भी रेडियो सुनते हैं। तो जो रेडियो के सिग्नल को रिसीव किया जाता है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं भाई? पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। दूसरा ट्यून कंट्रोल के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को मैच कराना, ट्यून को कंट्रोल कराना। इनकी रेंज क्या होती है भैया? 100 ओम से 100 ओम तक होती है इसकी रेंज, लगभग कितनी कितनी रेंज होती है दोस्तों? 100 ओम तक। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके बाद अब बात कर रहा हूं मैं नॉलेज पॉइंट की, जो कि आपकी मेंटो जिंदगी में लेके चली जाएगी आपको। अभी तक आपने वो सब कुछ पढ़ा जो दुनिया जानती थी, अब आप वो कुछ पढ़ेंगे जो दुनिया जानती तो है, पहचानती थी, पर उसको क्वेश्चन सही नहीं कर पाती, मतलब थोड़ा और एडवांस मेंटो जिंदगी में लेके जा रहा हूं। ये जो सर्कल बनाता हूं मैं, ये सर्कल 1, 2, 3, ये आपकी मेंटो जिंदगी है जो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर पेपर को टफ करना है तो ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस दे देता है, जैसे कि ये है। तो मैंने अभी आपको 2 चीजों के बारे में बात करी थी, एक तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करी थी पीटीसी की, और एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात समझ में आई? अगर मैंने तापमान को बढ़ाया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यदि मैंने तापमान को घटाया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस बात को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
तो ये ग्राफ क्या है भाई, इस तरफ मैं देखता हूं तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मुझे कैसी दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का ग्राफ है। यहां मैं देख रहा हूं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। तो ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। सीधे सीधे पेपर में छपेंगे जो क्वेश्चन, सीधे सीधे ग्राफ आते हैं, वो पूछ लेगा ये किसका ग्राफ है, एनटीसी का, पीटीसी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये वाली चीज। ये पेपर में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ये मेजरमेंट में पूछते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेजिस्टेंस जब मैंने खोला है तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस खोल के रख दिया। अब रेजिस्टेंस तीन टाइप के होते हैं वैल्यू के आधार पे। अभी तक हम जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे वो बनाने के आधार पे, उनके मटेरियल्स के आधार पे हमने सारे रेजिस्टेंस पढ़े और उनके उपयोग के आधार पे। जब रेजिस्टेंस बन के तैयार हो जाता है तो उसकी वैल्यू के आधार पे हम उसको तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है लो रेजिस्टेंस, एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, एक होता है हाई रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? लो रेजिस्टेंस कौन से रेजिस्टेंस होते हैं? ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से कम होता है। कितने से कम होता है दोस्तों? 1 ओम से कम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लो रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आई? क्या कहलाते हैं दोस्तों? लो रेजिस्टेंस। अब ऐसे कहां देखें ऐसा प्रैक्टिकली? जैसे कि आप जब आप मशीन पढ़ेंगे तो वहां आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम होता है, लगभग 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.1 ओम के आसपास होता है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं अपन मीडियम रेजिस्टेंस की। मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज जो होती है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक। कितने किलो ओम तक भाई लोगों? 1 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम तक। इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस आते हैं? बल्ब का रेजिस्टेंस आ सकता है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस आ सकता है, हीटर आ सकता है और सीआरओ का। ये बात समझ में आई? सीआरओ का जो रेजिस्टेंस होता है या इंपीडेंस होता है लगभग 1 मेगा ओम होता है इंपीडेंस, इसका इनपुट इंपीडेंस की अगर हम बात करते हैं तो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई यहां तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगली बात क्या है, हाई रेजिस्टेंस। हाइट की गलत लिखा है, हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 100 किलो ओम। ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा है, ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा है वो हाई रेजिस्टेंस कहलाते हैं। दुनिया में केवल दो ही टाइप के हाई रेजिस्टेंस है, या तो आप इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर कर लो। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जैसे प्लास्टिक का रेजिस्टेंस, लकड़ी का रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं मेरी बात, रबड़ का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला है अर्थ का रेजिस्टेंस, हमारे धरती का रेजिस्टेंस, धरती की मिट्टी का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? क्या आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई? बोलो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास में मैंने एक एक चीज समझा दी। अब आपका नॉलेज पॉइंट लास्ट वाला रह गया। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं दोस्तों, ये पेपर में मतलब ये समझ लो देसी दवाई 2.0 की जो मैंने बनाई है, ये आपकी देसी दवाई है जो आप डायरेक्ट लेके सीधे पेपर निकालेंगे। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या होती है? रो होता है रजिस्टिविटी। रो क्या होता है बेटा? रजिस्टिविटी। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। अरे ये बात समझ में आई? रो क्या होता है? रजिस्टिविटी, ये मटेरियल की होती है। आर होता है रेजिस्टेंस, जो मटेरियल का लक्षण होता है उसको रेजिस्टेंस कहलाते हैं, और मटेरियल का जो लक्षण होता है वो रजिस्टिविटी कहलाती है। पेपर में पूछते हैं रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है रजिस्टिविटी की यूनिट? ओम इंटू मीटर। लेंथ क्या होती है इसकी? मीटर में। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये ए फॉर एरिया होता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एरिया के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती होता है, और उसकी प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर एक फॉर्मूला आता है, जो आप ग्राफ पढ़ रहे हैं, ये वाले ग्राफ पढ़ रहे हैं, इनके आधार पे ये वाला टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। ये बात समझ में आई? यहाँ पे जो अल्फा है, इसको मैं बात कर रहा हूं, ये अल्फा है ना, इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो इसमें और इसमें दिया है, मतलब इसमें और इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं रामबाण 3 और रामबाण 4 की। ये मतलब समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूले। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछता है पेपर में कि मान लो कोई तार है या कोई वायर है जिसकी लंबाई पहले एल थी। कितनी थी दोस्तों? एल थी। अब मैंने उसको खींच के, अब मैंने उस तार को खींच के दुगना कर दिया, तो अब बताओ उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जितने गुना कर देंगे उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैंने 3 गुना खींच दिया, तो मान लो कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले 1 ओम थी, अब उस तार को मैंने खींच के दुगना कर दिया,
तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 गुणा 1 कितना हुआ 4। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, एक नया फॉर्मूला ये भी है, ये भी पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। जब पेपर को बहुत टफ करना होता है तब इस टाइप के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। कि अब वो बोल रहा है कि आयतन तो फिक्स है, मैंने क्या किया, उसके ब्यास को घटा बढ़ा दिया, ब्यास को कई गुना बढ़ा दिया, कई गुना घटा दिया, तो क्या चेंज आता है 1/n की पावर 4 इंटू आर पुराना आर नया। मतलब नया वाला रेजिस्टेंस बराबर 1/n की घात 4 इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस। अब इसमें ये बोलेगा कि मैंने डायमीटर को खींच के दुगना कर दिया। अगर डायमीटर को दुगना कर देंगे तो नए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि पुराना रेजिस्टेंस 1 ओम है तो पुराने रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, और कितना करता है किया है दोस्तों दुगना, तो 1/2 की घात 4। इस तरीके से समझ सकते हैं हम इसको। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई दोस्तों? तो आज के लिए मैंने पूरा का पूरे बोर्ड पे जितना डाटा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये डाटा मैंने आपको एकदम से समझा दिया है। आज की क्लास में आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखें, फिर आप देखना आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, आपका सारा का सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।